वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन पर। और आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए। जो कमेटी गठित की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और उस रिपोर्ट के आधार पर सभी आरआरबीस ने नोटिस पब्लिश करे हैं। तो क्या खास है इस नोटिस में, इसी के बारे में हम जानेंगे। और पहले जो नॉर्मलाइजेशन होता था उस तरीके को हटा दिया गया है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। उसकी जगह परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन तरीका लाया गया है। क्या तरीका है ये बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में क्या बोला है और अब तैयारी में जुट जाना है बिल्कुल। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नोटिस पढ़ा देता हूँ। ये इंग्लिश में है पर हम इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, हम हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है मैंने इसको, तो आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने CEN 1 2019 यानी कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था उसके जो सेकंड स्टेज सीबीटी था उसके लिए जो छात्रों की मांग थी कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए, तो वो मांग इन्होंने मान ली है। फिर इसके अलावा जो इन्होंने अगला पॉइंट बोला है कि पहले से ही जो योग्य उम्मीदवार थे वो बने रहेंगे, उनके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। सभी लेवल वाइज जो हैं, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 तक जो लेवल की जो पोस्ट थी वो लेवल वाइज ही सूचियाँ आएंगी जैसे कि अभी आई थी। फिर इसके अलावा इन्होंने बोला है कि ये कोशिश करेंगे कि सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम लें जिससे कि नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। और इन्होंने बोला है कि अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो ये क्या करेंगे, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जो कि मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ लास्ट में वीडियो के कि ये क्या होता है। फिर इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो RRC 1 2019 लेवल 1 यानी कि जो ग्रुप डी की परीक्षा है वो सिंगल स्टेज परीक्षा होगी, कोई दूसरा चरण CBT नहीं होगा। अब देखो, ये बात तो इन्होंने बोल दी है पर ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा मुमकिन हो, क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो एक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कैसे करा लेंगे, मुझे नहीं लगता है ऐसा। खैर, इन्होंने बोला है कि हम बहुत ही जो है मतलब कि सेंटर बढ़ाएंगे और ये सब कुछ करेंगे, वो आगे इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने ये इसलिए बोला है कि मतलब नॉर्मलाइजेशन कम हो। फिर इसके अलावा इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में इन्होंने बोला है कि जो भी लेवल 1 के होंगे उनको इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग ही उनको लिया जाएगा। और जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट थे जिनका सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, 2019 में जिन्होंने बनवाया था वो एक्सपायर हो गया है ना, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो उन्होंने बोला है कि कोई भी आय का आप प्रमाण पत्र लगा दीजिए, वो चलेगा। बाकी आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे। फिर इसके अलावा इन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम की डेट्स क्या रहेंगी, तो इन्होंने बोला है कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा एनटीपीसी का रिजल्ट अप्रैल में ये घोषित कर देंगे बचे हुए कैंडिडेट का। और फिर इसका जो लेवल 6 का जो एग्ज़ाम होगा, लेवल 6 का एग्ज़ाम होगा वो मई में आयोजित किया जाएगा। लेवल 6 का पहले क्या हुआ था कि इन्होंने डेट दी थी 15 से लेकर के 19 तारीख तक, 5 दिन तक कंटिन्यू डेट दी थी, पर 5 दिन कंटिन्यू एग्ज़ाम देना भी एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो इन्होंने उस समस्या को भी देखा है या फिर इन्होंने अपना फ़ायदा देखा या जो भी देखा हो, इन्होंने अभी मई में केवल लेवल 6 की वो एग्ज़ाम होगा, फिर इसके बाद लेवल 5 का हो सकता है अगले महीने, ऐसे करके ये हर एक लेवल वाइज एग्ज़ाम लेंगे। हो सकता है 10 दिन 15 दिन का गैप दें हर एक एग्ज़ाम के लिए। फिर उन्होंने यहीं पे बोला है कि ये लोग प्रतिपाली आवश्यकता में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे, मतलब कि ये बुनियादी ढांचा यानी कि जो भी इनके जो परीक्षा संचालन एजेंसी हैं इसको कैपेसिटी बढ़वाएंगे और ये मतलब कोशिश करेंगे कि सिंगल स्टेज CBT ही हो, मतलब कि सिंगल स्टेज CBT जो होगा तो वो शिफ्ट कम से कम शिफ्ट में हो और ये कोशिश करेंगे कि मतलब मिनिमम शिफ्ट में हो जाए जिससे कि नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा इन्हें नहीं करना पड़े। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ये मैंने नोटिस आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखो, हम एग्जाम्पल से समझेंगे और मैं आसान एग्जाम्पल लेके चलूँगा, तो आप लोग बड़े ही ध्यान से समझना। देखिए, कोई एग्ज़ाम है, उसमें 10 लाख कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना है, मतलब कि ये 10 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठे हैं, मतलब कि फॉर्म मान के चलो 15 लाख ने भरा होगा, वो हमें नहीं मतलब, हमें मतलब है इन 10 लाख कैंडिडेट से कि 10 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए इन्होंने 10 शिफ्ट हैं, 10 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होना है, यानी कि हर शिफ्ट में 1 लाख कैंडिडेट बैठने वाले हैं। अभी हम सिर्फ इतना सा एग्जाम्पल लेके चले हैं कि 10 शिफ्ट हैं, 10 लाख लोग हैं, हर शिफ्ट में 1 लाख लोग बैठ रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अपन समझते हैं कि रॉ स्कोर क्या होता है। तो जो रॉ स्कोर होता है वो होता है कि आपका 100 नंबर का पेपर है, उसमें से आपने कितने मार्क्स गेन करे हैं। मैं मानता हूं कि मेरे 80 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो ये मेरा रॉ स्कोर हो गया आउट ऑफ 100। ठीक है, दो चीज़ समझ में आ गई आपको। अब हम शिफ्ट 1 का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि शिफ्ट 1 में मान के चलो 1 लाख लोग बैठे थे। इस शिफ्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स थे
वो 90 थे, और लोएस्ट मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, 5, 10, माइनस में भी 10 हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी लोएस्ट मार्क्स हो सकते हैं, तो लोएस्ट मार्क्स को अभी हम नहीं देखने वाले हैं, हम केवल हाईएस्ट मार्क्स देखेंगे कि इस शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स थे 90, जो कि टॉपर कैंडिडेट लाया हुआ है। अब ये टॉपर कैंडिडेट की संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, है ना, कुछ भी ये संख्या हो सकती है, ठीक है। मतलब 90 नंबर जरूरी थोड़ी नहीं है कि एक ही इंसान का आए, हो सकता है 10 का आ जाए, 20 का आ जाए। तो अभी हम उस चीज़ में नहीं पढ़ने वाले, यहाँ देखेंगे कि पहले कैंडिडेट जो टॉपर था इस शिफ्ट का, उसके 90 मार्क्स आए हैं। यानी कि ये जो 90 वाला कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट का परसेंटाइल 100 परसेंटाइल ही होगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। जो टॉपर होगा उसके 100 परसेंटाइल होंगे। अब इससे नीचे जो कैंडिडेट होंगे उनका परसेंटाइल अपन कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है। ये है कि अपने से बराबर या कम मार्क्स वाले कैंडिडेट और जो टोटल कैंडिडेट हैं, देखो इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो, जैसे कि मेरे यहाँ पे मार्क्स आए थे 80 मार्क्स, तो ये मेरे 80 मार्क्स हैं, ठीक है। अब जो भी मार्क्स मेरी शिफ्ट में 1 लाख लोग थे, उनके मार्क्स अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में लगा दिए हैं। जैसे कि पहले 90, 89, ये तो दशमलव में भी आ सकते हैं, लेकिन अपन ने नॉर्मली समझने के लिए इन्हें ऐसे लगा दिए हैं कि 90, 89, 88, 87 ऐसे लगा दिए। मेरे मार्क्स हैं 80, और अपन ने एज्यूम किया कि 80 से जो ऊपर वाले जो लोग हैं, यानी कि 81 से लेकर 90 तक, वो लोगों की संख्या है 1000। समझ गए आप लोग, यानी कि मेरे मार्क्स हैं 80, इससे ऊपर जो लोगों की संख्या है वो कितनी है, 1000। यानी कि अब मेरे बराबर, यानी कि मेरे बराबर या मेरे से कम टोटल कितने लोग होंगे, 99,000, क्योंकि 1000 लोग तो मेरे से ज़्यादा हैं। तो अब मेरे बराबर या मेरे से कम कितने लोग होंगे, 99,000 लोग होंगे। टोटल कितने लोग बैठे थे मेरी शिफ्ट में, 1 लाख लोग बैठे थे। बस मेरे बराबर या मेरे से कम लोगों की संख्या अपॉन टोटल लोगों की संख्या गुणा 100 करेंगे तो परसेंटाइल निकल के आएगा। और ये परसेंटाइल दशमलव के 7 अंक तक निकालते हैं, दशमलव के 7 अंकों तक ये परसेंटाइल निकाली जाती है। तो आप सिंपली यहाँ से परसेंटाइल निकालना समझ गए होंगे। जैसे कि अभी मैं बता दूँ कि किसी इंसान के 70 नंबर हैं, और हो सकता है कि 70 से ऊपर 2000 लोगों के मार्क्स हों। बात समझो कि 70 से ऊपर 2000 लोगों के मार्क्स हैं, तो अभी मुझे केवल मेरा निकालना है। तो 70 से नीचे और 70 के बराबर कितने होंगे, 98,000 होंगे, क्योंकि टोटल 1 लाख लोग थे, 2000 अपन से ज़्यादा हैं, तो अपने बराबर या अपन से कम 98,000 होंगे। वही 1 लाख से डिवाइड करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 98 परसेंटाइल निकल के आ जाएगा। तो परसेंटाइल तो ऐसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा अपन कंपैरिजन देखेंगे कि क्या होता है। जैसे कि 10 शिफ्ट थी, अपन यहाँ पे 2 शिफ्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जो शिफ्ट 1 थी उसका हाईएस्ट स्कोरर था, उसके थे 90 मार्क्स, और शिफ्ट 2 का हाईएस्ट स्कोरर था, उसके मार्क्स थे 85। तो देखो, मैंने बोला है जो हाईएस्ट स्कोरर होता है वो और उसके बराबर उतने ही कैंडिडेट होते हैं, मतलब उसके बराबर और उससे नीचे उतने ही कैंडिडेट होते हैं जितने एग्जाम में अपीयर करते हैं, तो इसलिए उसका 100 परसेंटाइल निकल के आता है। यानी कि जो 90 नंबर जिसके होंगे या जितने लोगों के होंगे, तो उससे कम लोग कितने होंगे, वही 1 लाख लोग ही होंगे। 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख गुणा 100 करेंगे तो अपना 100 परसेंटाइल निकल के आएगा। यानी कि ये 90 नंबर वाला भी 100 परसेंटाइल है, 85 वाला भी 100 परसेंटाइल है। इसी तरीके से यहाँ पे 60 नंबर वाले की निकाले हैं अपन ने, ये भी वही है, और 50 नंबर वाला भी वही है। यानी कि 50 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, अगर 60 से अगर किसी के 59 नंबर भी हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जाहिर सी बात है ये। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझाता हूँ जो कि इस प्रोसेस में सामने आता है। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ज़रा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। अब देखेंगे यहाँ पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, मैंने एक एग्जांपल लिया कि यहाँ पे जो पेपर हो रहा है वो हो रहा है 20,000 लोगों का। कितने लोगों का, 20,000 लोगों का पेपर हो रहा है, और हर एक शिफ्ट में 10,000 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। और मुझे सिलेक्शन करना है 20,000 में से 1,000 लोगों का सिलेक्शन करना है। ये चीज़ समझ में आ गई कि 20,000 लोग का एग्ज़ाम में बैठे हैं, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है 10,000 लोगों की, और मुझे टोटल 1,000 लोग सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो देखो, अब जैसे कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 में जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 90 थे, और शिफ्ट 2 में जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो थे 88। यानी कि आप ये तो समझ रहे हैं कि जो 90 नंबर है ये भी 100 परसेंटाइल होगा, और ये 88 नंबर है ये भी 100 परसेंटाइल होगा। अब इसी शिफ्ट में कोई एक बंदा अगर सोचे कि मैं 86 नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे 86 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो देखो कभी कभी केस ऐसा हो, अभी देखो नॉर्मली जनरली तो अपन यही सोचेंगे कि इस 86 वाले का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, इस वाले का नहीं होना चाहिए, है ना। यही दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ का टॉपर के कम मार्क्स हैं, यहाँ के टॉपर के ज़्यादा मार्क्स हैं, यही आ रहा है ना दिमाग में। तो देखो यही चीज़ है इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसे एक अपवाद भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 86 मार्क्स वाला एक कैंडिडेट है,
इससे ऊपर 400 लोग हैं, यानी कि इसके बराबर और इससे कम टोटल कितने लोग होंगे 9600, यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है 9500, तो 9600 इससे के बराबर या इससे कम लोग होंगे, और पूरा ही 10,000 जो इसकी शिफ्ट में बैठे थे उनसे डिवाइड करो, 100 से गुणा करो, तो आपका 96% निकल के आ रहा है। यानी कि यहाँ पे शिफ्ट 1 में भले ही टॉपर 90 पे 100 परसेंटाइल बन रहा हो, 86 नंबर पे जो कैंडिडेट है उसका 96 परसेंटाइल आ रहा है। ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 86 नंबर पे कितना परसेंटाइल आ रहा है। देखो 86 से पहले, देखो ऐसा पॉसिबल है ना कि 88 नंबर 200 लोगों के हो सकते हैं, 87 नंबर 300 लोगों के हो सकता है 88 नंबर ही 500 लोगों के हो जाएं। भाई डेटा है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा डेटा होता है, करोड़ों लोगों का डेटा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखना कि अपन ने एग्जांपल लिया कि 86 से जो ऊपर लोग हैं वो 500 हैं, यानी कि 86 से बाद के लोग कितने होंगे 9500 होंगे, है ना। ये गलत लिखा हुआ है ना, इसको छोड़ दो, है ना, ये जो यहाँ पे देख रखा है 9500 होंगे, यानी कि यहाँ पे अपन अगर 10,000 से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो 95 परसेंटाइल निकल के आ रहा है। मतलब क्या समझे आप लोग, यहाँ पे 86 नंबर में 96 परसेंटाइल है और यहाँ पे 86 नंबर पे 95 परसेंटाइल है, लेकिन इसी शिफ्ट में 88 नंबर पे 100 परसेंटाइल बना लिया, और ये दूसरे ये जो शिफ्ट है इसमें 90 नंबर पे 100 परसेंटाइल है। अब समझो, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता रहा हूँ कि एक शिफ्ट में 90 नंबर पे 100 परसेंटाइल है और दूसरी शिफ्ट में 88 नंबर पे 100 परसेंटाइल है, और उन्हीं शिफ्ट में नीचे के नंबर यानी कि 86 नंबर पे ये जो ये वाली शिफ्ट है इसमें इसके 96% हैं और इसके यहाँ पे 95% है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा खेल इसमें चलता है। तो ये आपको मैंने समझा दिया है परसेंटाइल मेथड, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो परसेंटाइल मेथड होती है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होता है कि इसमें रैंक डिसाइड होती है। अब रैंक, अब देखो 100% नंबर तो शिफ्ट 1 वाले की भी थे और 100% नंबर शिफ्ट 2 वाले के भी हैं, यानी कि इसके भी 100 परसेंटाइल है, ये भी 100 परसेंटाइल है। लेकिन रैंक कैसे डिसाइड होती है, देखिए जेईई का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें रैंक डिसाइड करने के लिए ये क्या करते हैं, मैथ्स के मार्क्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे करके ये मार्क्स लेते हैं। यानी कि अगर ये परसेंटाइल सेम है तो ये मैथ में जिसके ज़्यादा नंबर है उसको हाईएस्ट रैंक देते हैं। उस अगर मैथ में भी टाई हो जाए तो फिर फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में ऐसे आता है, और उनमें भी टाई हो जाए तो एज का फैक्टर होता है। तो अपना ये जेईई का एग्ज़ाम तो है नहीं है। अब देखो एनटीपीसी का मैं आपको बता सकता हूँ एनटीपीसी में कैसे रैंक डिसाइड होगी। एनटीपीसी में एग्ज़ाम होंगे आपके डिफरेंट स्टेज में, ठीक है ना, डिफरेंट स्टेज में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आपकी रैंक हो सकता है स्टेज वाइज डिसाइड हो, ठीक है। और एक और है, यहाँ पे आपका एज वाइज रैंक डिसाइड होगी, ठीक है। और एक और हो सकता है कि जो कैटेगरीज होती हैं ना उस वाइज भी रैंक डिसाइड हो सकती है। तो इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं है कि रैंक ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो रैंक जरूर डिसाइड होगी। इसके जो मैंने आपको पॉसिबल फैक्टर बता दिए हैं कि एक तो एज होता है और दूसरा कैटेगरीज वगैरह होती हैं, तो इन्हीं सब के आधार पर रैंक डिसाइड होती है, ठीक है ना। और कभी कभी एक कॉमन रैंक भी होती है, 1 से लेकर 100 तक रैंक है, ऐसे करके भी आ जाती हैं। तो वो अभी आपको नहीं देखना, मुझे बस थोड़ा सा आपको समझाना था कि इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या होती है, यानी कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ये मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपको डिटेल्स देनी थी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, वंदे मातरम।